लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। अब इसमें लाइकेंस भी तुम लोगों ने सुन लिया। लाइकेन का मतलब क्या होता है? एल्गे फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। एल्गे और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बोलते हैं लाइकेन। वायरसेस भी सुन रखा होगा, वायरॉइड नया है तुम्हारे, है ना। अब देखो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, कब दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 1969 में। ठीक है, विटेकर जी का पूरा नाम क्या था? है ना। तो जो इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उनमें जो ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस, इनका कोई भी जिक्र नहीं था। जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उसमें हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया, उसमें हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया, प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ लिए, लेकिन कहीं भी वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस का नाम नहीं था। ये तीनों जो हैं ये होते हैं ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते। तो विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनका जिक्र नहीं था। These are briefly introduced here। क्या ए सेल्युलर मतलब जिनका पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं है। एक सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना कि हाँ उसमें सेल वॉल भी है, उसमें न्यूक्लियस भी है, उसमें सब कुछ है। अगर वो पूरा स्ट्रक्चर है तो वो सेल्युलर हो गया। हाँ, वो पूरे सेल्युलर नहीं है, ए सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition। हमें पता है ना वायरस हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, बहुत बार सुना है हमने। Viruses did not find a place in classification since they are not truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure। अगर हमारा living से ये मतलब है कि living हम उसको मानेंगे जिसका एक सेल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने देखा था सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हम लिविंग उसको मानेंगे जिसके पास एक सेल का स्ट्रक्चर होगा, तो वायरस इज ट्रू लिविंग नहीं, वायरस इज ट्रू लिविंग नहीं है। इसीलिए हमने उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी। तो पूछ सकता है कि वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हमने वहां पे कंसीडर किया था सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और अगर किसी के पास एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है तो हम उसको लिविंग नहीं मानेंगे। इसीलिए हमने इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। तो दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग। The viruses are non-cellular। viruses क्या है? Non-cellular organism है। That are characterized, very important, characteristic क्या है इनका? Having an inert crystalline structure। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन है और इनर्ट है। वैसे केमिस्ट्री में इनर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। तो वायरसेस जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनर्ट है और क्रिस्टलाइन है। इनर्ट है और क्रिस्टलाइन है। ठीक है। आउटसाइड द लिविंग सेल, लेकिन ये स्ट्रक्चर है इनका लिविंग सेल के बाहर। ये है इनका लिविंग सेल के बाहर। जैसे अगर ये हमारी बॉडी में मिलते हैं तो ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर ये हमारी बॉडी के बाहर मिलेंगे तो ये हमें कैसे मिलेंगे? एज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब पूरा एक सेल ही कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में या किसी और एनिमल की बॉडी में ये होंगे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। पर अगर उस लिविंग सेल के बाहर ये हैं तो ये क्या होंगे? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, अगर ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते, मान लो हमारी बॉडी में चले गए, तो ये उस होस्ट सेल की मशीनरी को ले लेते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट, और वहां पे अपनी कॉपी बनाने लगेंगे और होस्ट को मार देंगे। अब इसका क्या मतलब है भाई? देखो मान लो कि मेरी बॉडी में एक वायरस आया, ठीक है। अब वो जो वायरस आया मेरी बॉडी में मेरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, है ना। जब वायरस मेरी बॉडी के बाहर था तब तो वो था इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब वायरस मेरी बॉडी में आया और ये था मेरी बॉडी का सेल, ये था मेरी बॉडी का सेल। अब मेरी बॉडी के सेल के पास ना एक एबिलिटी है, एक एबिलिटी है मेरी बॉडी के सेल के पास कि ये अपनी कॉपी बना सकता है, ये अपनी कॉपी बना सकता है। मतलब इसके अंदर जो डीएनए है, मेरी बॉडी के सेल में जो डीएनए है अंदर, उस डीएनए के पास एबिलिटी है कि वो बना सकता है अपनी कॉपी। मतलब वो जा सकता है रेप्लिकेशन, वो जा सकता है रेप्लिकेशन। मैंने तुम्हें बताया हुआ रेप्लिका वर्ड का मतलब होता है कॉपी बनाना। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी बनाना। तो ये मेरी बॉडी का सेल था, इसके डीएनए के पास एबिलिटी थी कि ये जा सकता है रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपी बना सकता है। अब जब वायरस मेरी बॉडी के बाहर था तो क्या वो रेप्लिकेशन कर पा रहा था?
वो रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट वाज जस्ट एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या हुआ, वायरस मेरी बॉडी में आया और वो इस सेल में एंटर कर गया। अब वायरस आया जो कि था इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब उस वायरस ने इस सेल की सारी मशीनरी ले ली, इस सेल की सारी मशीनरी ले ली और ये क्या करेगा, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, ये अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनानी शुरू कर देगा, मतलब ये अब रेप्लिकेशन जाना शुरू कर देगा। तो अब वायरस का नंबर बढ़ेगा, अब वायरस का नंबर बढ़ेगा। देखो रेप्लिकेशन होता भी है, जैसे ये एक सेल था, ठीक है, अब इस सेल में था ये डीएनए, क्या था, डीएनए। सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब हमें बनाना है एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल, दो सेल। अब इसके पास तो ये एक ही डीएनए है ना, और सेल कितने हो गए, दो, मतलब डीएनए भी कितने चाहिए, दो। तो यहाँ हमें बनानी पड़ती है कॉपी। क्या बनानी पड़ती है, कॉपी, यानी रेप्लिकेशन करना पड़ता है। कॉपी बनेगी तभी क्या होगा, एक कॉपी इसमें चली जाएगी और एक कॉपी इसमें, इसीलिए रेप्लिकेशन जरूरी है। तो ये वाला काम वायरस हमारी बॉडी के बाहर तो नहीं कर सकता ना। जब हमारी बॉडी के अंदर आया तो वायरस ने भी ये वाली मशीनरी ले ली और अब वायरस भी क्या करेगा, एक वायरस का, एक वायरस से बन गए दो वायरस, फिर किससे भी बन गए दो वायरस, किससे भी बन गए दो वायरस। इस तरीके से वायरस का नंबर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो बाहर, बॉडी के बाहर तो उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो था सिर्फ एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पर जब वो हमारी बॉडी में, अब हम क्या हैं उसके लिए, होस्ट, क्या है हम उसके लिए, और हमारा ये सेल है उसके लिए होस्ट सेल, हमारा सेल है उसके लिए होस्ट सेल। तो वो क्या करता है, होस्ट सेल की मशीनरी ले लेता है और अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। अब हमारी बॉडी में वायरस के सेल भी हैं और हमारे सेल भी हैं। अब देखो, मान लो कि घर में पहले तो एक बच्चा था, एक बच्चे के लिए सारा सामान आता था, वो अकेला बच्चा खाता था। अब घर में 3 बच्चे और आ गए और सामान उतना ही, तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी में पहले सिर्फ हमारे सेल थे, अब वायरस के सेल भी आ गए, तो खाने के लिए कंपटीशन बढ़ गया। तो अब ये वायरस क्या करेगा, हमारे सेल्स को तो भूखा मार देगा और खुद सारा खाना खा जाएगा, मतलब खुद ग्रो करता रहेगा और हमारी बॉडी के सेल्स खत्म होते रहेंगे, उनको भूखा मारता रहेगा, स्टार्व करता रहेगा, ठीक है, नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा उनको। तो बॉडी के बाहर तो सेल रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, पर हमारी बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर आके वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा लेंगे, ठीक है। एक मिनट, वो जो वायरस था उसने हमारे सेल की मशीनरी ले ली, तो वो जो सेल जिसकी मशीनरी ली वो उसको क्या हुआ, वही तो वो तो यूं ही है, सेल अभी यूं ही है, सेल का कुछ नहीं बिगड़ा अभी। अब सेल भी है हमारे पास और वायरस का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, मशीनरी ले ली, मतलब उस मशीन का यूज करके वो सेल भी कर रहा है, सेल भी अपनी कॉपी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल कैसे कॉपी बना पा रहा है, मशीनरी तो वायरस ने ले ली। अरे भाई, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, 12th का है ये टॉपिक। अभी तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ हमारे सेल के पास थी, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके वायरस भी अपनी कॉपी बना रहा है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके, ना कि उसकी प्रॉपर्टी छीन के, ठीक है। जैसे अब अगर मेरे को कोई बात पता है तो अगर मैंने वो बात तुम्हें बता दी तो क्या मैं भूल गई उस बात को, नहीं ना, मैंने सिर्फ शेयर किया तुम्हारे साथ, है ना, यानी अब वो तुम्हें भी पता है और मेरे को भी पता है। जैसे पहले सिर्फ मेरे को रेप्लिकेशन करना आता था, मैंने तुम्हें भी सिखा दिया, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके तुम भी रेप्लिकेशन कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि मेरी रेप्लिकेशन की पावर खत्म होगी, मैं भी रेप्लिकेट कर सकती हूँ, बट हो क्या गया कि जो पहले न्यूट्रिशन वगैरह जो भी अवेलेबल था उसमें अब कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह, अब वायरस का नंबर तो बहुत जल्दी बढ़ता है, वायरस का नंबर बहुत जल्दी बढ़ता है, तो वायरस का नंबर तो ज्यादा हो गया और हमारे सेल्स का नंबर कम हो गया, वो जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है। ये सेल डिवीजन में समझ आएगा तुम्हें। कोई सेल है जो बहुत जल्दी डिवाइड कर जाता है, कोई है जैसे कई घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो वायरस का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, हमारे सेल्स का नंबर कम, तो वो सारा न्यूट्रिशन ले जाता है और हमारे सेल्स भूखे मर जाते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या हुआ कि होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर टेक ओवर कर लिया और अपनी कॉपी बनाना शुरू कर लिया, तो होस्ट सेल तो भूखे मर जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अब ये बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि हम वायरस को लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले। तो हमने, हाँ, बाहर तो वो है नॉन लिविंग, हमारी बॉडी के बाहर तो है नॉन लिविंग, पर हमारी बॉडी के अंदर है लिविंग, इसीलिए हम वायरसेस को बोलते हैं दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, ठीक है। द नेम वायरस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट के नाम और कई सारे ईयर, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जो वायरस नेम है इसमें चेंजेस किए गए ना कुछ, एक बार मैच करें तो गेम साइंटिस्ट का ये वही बात है। हाँ बिल्कुल, ईयर भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, मैच करते पुरानी हैं, वाली है। पुरानी हाँ, पास वाली, से फिर अपनी लिखा एनसीईआरटी में मैच करें। नहीं, पास से लिखा हुआ है तो पुरानी वाली है। पुरानी वाली, ठीक है। हाँ। नई वाली में क्या चेंज है इसमें? नहीं, पास से की जगह भी इवानोव्स्की है।
डीजे वॉन्स तुम्हारी एनसीईआरटी में देखना क्या है यहाँ 5 शब्द की जगह वॉन्स की चेंज कर दिया ये डिमित्री वॉन्स की कोई बोल रहा है ना डीजे हाँ। वॉन्स की हाँ डी का हाँ ठीक है कोई बाकी ये लाइन यही है ना द नेम वायरस देखना वायरस ये नहीं दिया हुआ है पास्चर वाला नहीं दिया हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना पास्चर हटा दिया हटा दिया कि उसकी जगह वीवान उसकी लिख दिया नहीं उसकी जगह नहीं लिखा तो बस ये नाम हटा दिया recognize certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco हाँ ठीक और ये हाँ देखो क्या बोला गया है कि जो नेम वायरस है वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड वेनम या पॉइजनस फ्लूइड वेनम मतलब जहर होता है ना और पॉइजन मतलब भी जहर तो वायरस का मतलब है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड वेनम या पॉइजनस फ्लूइड अब अगर ऑप्शन में आए अगर ये क्वेश्चन आए और ऑप्शन में पास्चर हो तो पास्चर ठीक कर देना कि जो नेम वायरस है वो किसने दिया था पास्चर ने जो नेम वायरस है वो किसने दिया था पास्चर ने ठीक है अब नहीं एनसीईआरटी में वैसे ये काट दिया ठीक तो नेम वायरस किसने दिया पास्चर ने किसने दिया पास्चर ने ठीक है अब देखो पास्चर में पास्ट आ रहा है ना पास्ट अब हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये पास्ट हो गया काट दिया हमारी एनसीईआरटी से तो नेम वायरस किसने दिया पास्चर ने अगर आए तो कर देना वैसे यहाँ से कितना दिया तुम्हारी एनसीईआरटी में कि वायरस नेम का मतलब है वेनम या पॉइजनस अब देखो साइंटिस्ट का नाम है डीजे वॉन्स्की अब इन्हीं का पूरा नाम दे दिया डिमित्री वॉन्स्की जो डीजे वॉन्स्की है इन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स को एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको देखो टोबैको की लीफ होती है तंबाकू की जो टोबैको की लीफ होती है उसके ऊपर ना ऐसे पैटर्न बन गए थे क्या बन गए थे पैटर्न जैसे ये मान लो अलग अलग धब्बे बन गए थे पैटर्न बन गए थे अलग अलग तो ये डीजे वॉन्स्की जो है इन्होंने देखा 1892 में कि ये जो मोजाइक पैटर्न बना हुआ है मोजाइक मतलब ऐसे रैंडम कुछ भी पैटर्न बन गया ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक माइक्रोब की वजह से बना हुआ है किसकी वजह से एक माइक्रोब की वजह से और इन्होंने देखा ये माइक्रोब वायरस है ये माइक्रोब क्या है वायरस तो डीजे वॉन्स्की जो है इन्होंने सिर्फ इतना देखा कि जो टोबैको के ऊपर मोजाइक डिजीज हो गई जो पैटर्न बन गए थे वो किसकी वजह से बन रहे थे माइक्रोब और उस माइक्रोब को पहचाना इन्होंने उस माइक्रोब को इन्होंने पहचाना और ये जो माइक्रोब थे ये बैक्टीरिया से साइज में छोटे थे ये माइक्रोब बैक्टीरिया से साइज में छोटे थे बिकॉज़ दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर अब मान लो हमारे पास एक पेपर था ये फिल्टर पेपर है क्या है ये फिल्टर पेपर अब ये फिल्टर पेपर ऐसा है जहां से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते पर यहाँ से वायरस पास कर गया वायरस पास कर गया इसका मतलब क्या है वायरस बैक्टीरिया से साइज में छोटे हैं ये पेपर था ना इस पेपर पे छेद थे उन छेद में से बैक्टीरिया पास नहीं कर पा रहा था मतलब बैक्टीरिया का साइज इन पोर्स से बड़ा था बैक्टीरिया का साइज इन पोर्स से बड़ा तभी वो छन के नीचे नहीं आ पाया लेकिन वायरस इन पोर्स में से पास कर गया इसका मतलब वायरस का साइज छोटा है तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये माइक्रोब वायरस है डीजे वॉन्स्की ने अभी तक ये नहीं पता किया कि ये वायरस है हुआ क्या कि ये थी टोबैको की लीफ के ऊपर हुई टोबैको मोजाइक डिजीज क्या हुई टोबैको मोजाइक डिजीज अब डीजे वॉन्स्की ने कब देखा 1892 में कब देखा 1892 में कि ये डिजीज माइक्रोब्स की वजह से हुई है ये डिजीज किसी माइक्रोब की वजह से हो रही पर उन्हें नहीं पता था ये माइक्रोब क्या है वायरस है बैक्टीरिया क्या ये उन्हें नहीं पता था बस उन्हें ये पता था कि ये जो भी माइक्रोब है ये बैक्टीरिया से साइज में छोटा है क्यों क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास कर गया अब अगले साइंटिस्ट आते हैं एम.डब्ल्यू. बेजरनिक अगले क्या हैं एम.डब्ल्यू. बेजरनिक ये 6 साल बाद आए कब 1898 में एम.डब्ल्यू. बेजरनिक 1898 में इन्होंने क्या किया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium virulinum यानी infectious living fluid इन्होंने क्या किया अब 1892 में डीजे वॉन्स्की ने तो देख लिया था कि टोबैको के अंदर कोई बीमारी हो रही है जो कोई माइक्रोब करा
अब जो MW बेजनिक थे, इन्होंने उसी लीफ का एक्सट्रैक्ट बनाया, उसी लीफ का एक्सट्रैक्ट बनाया। एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसे पानी में घोल के लीफ को क्रश करके बिल्कुल एक एक्सट्रैक्ट बना लिया उसी लीफ का, इन्फेक्टेड लीफ का। कौन से लीफ का? इन्फेक्टेड टोबैको की लीफ का, मतलब जिसके ऊपर मोजाइक पैटर्न बना हुआ था, डिजीज्ड थी जो। अब इसी एक्सट्रैक्ट को डाल दिया हेल्दी प्लांट में। किसमें डाल दिया? हेल्दी प्लांट में। तो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन हो गया, हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन हो गया। अब इन्होंने कहा कि हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन हुआ एक फ्लूइड की वजह से। किसकी वजह से? एक फ्लूइड की वजह से हुआ, और उस फ्लूइड का नाम इन्होंने दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। हमारी लैंग्वेज में इसका नाम क्या है? कंटाजियस लिविंग फ्लूइड। क्या है नाम? कंटाजियस लिविंग फ्लूइड। मतलब ऐसा लिविंग फ्लूइड जो कॉज करेगा इन्फेक्शन। क्या कॉज करेगा? इन्फेक्शन। क्या? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम किसने बोला था? MW बेजनिक ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो टोबैको की लीफ थी उसी का बना दिया एक्सट्रैक्ट, उसको डाल दिया हेल्दी प्लांट में। तो हेल्दी प्लांट में भी डिजीज हो गई थी। वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की वजह से। कब हुआ ये एक्सपेरिमेंट? 1898 में। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं WM स्टैनली। कौन है WM स्टैनली? ये थे MW, ये है WM। अब WM स्टैनली ने काम किया 1935 में। इन्होंने शो किया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट्स ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इन्होंने कहा कि जो वायरस है ना, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। मतलब हाँ वही ना, उसकी स्ट्रक्चर तोड़ के क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा हमें, ये बताया इन्होंने। ठीक है, कि वायरस को हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज। की स्ट्रक्चर अगर तोड़ा तो हमें क्या मिले? क्रिस्टल्स मिले। और जब हमने उसकी स्टडी की, जब बायोकेमिकल स्टडी की, तो उन क्रिस्टल्स के अंदर ज्यादातर क्या प्रेजेंट था? यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो वायरस के क्रिस्टल्स उसमें ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। ये नहीं बोलना, स्टार मार्क है। अब वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल के बाहर तो इनर्ट होते हैं, होस्ट सेल के बाहर तो इनर्ट होते हैं। और वायरसेस जो होते हैं ना, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अपने होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो पहली बात तो होस्ट की बॉडी के बाहर ये इनर्ट है, कोई रिएक्ट नहीं कर सकते किसी चीज के साथ। और दूसरा, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो देखो पहला तो हमने देखा कि वायरस वॉइड का मतलब क्या है? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। किसने दिया था ये? पास्चर। किसने दिया? पास्चर ने। उसके बाद फर्स्ट साइंटिस्ट आए डीजे इवांस्की। कौन आए? डीजे इवांस्की। अब डीजे इवांस्की ने देखा कि टोबैको के अंदर मोजाइक डिजीज हो रही है। टोबैको के अंदर क्या हो रही है? मोजाइक डिजीज हो रही है। और ये जो डिजीज है ये करा रहा है एक माइक्रो, ये करा रहा है एक माइक्रो। वो माइक्रो बैक्टीरिया से साइज में छोटा है, क्योंकि वो पास कर गए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वो पास कर गए। ठीक है, थर्ड साइंटिस्ट आए MW बेजनिक। ये कब आए? 1898 में। इन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड लीफ थी उसी का बनाया एक्सट्रैक्ट, उसी का बनाया एक्सट्रैक्ट, उसको डाल दिया हेल्दी प्लांट में, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये इन्फेक्शन हुआ है पक्का एक फ्लूइड की वजह से, जिसका नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर फोर्थ साइंटिस्ट आए WM स्टैनली। कब आए? 1935 में। अब इन्होंने क्या बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और जब हमने उन क्रिस्टल्स की स्टडी की तो ज्यादातर उनमें क्या था? प्रोटीन था। ठीक है, और जो वायरस है वो होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं एंड दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट। अपने होस्ट के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, पॉज कर देना। आगे देखो, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। हमने देखा वायरस के स्ट्रक्चर में ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। पर इस प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अब जब भी जेनेटिक मटेरियल की बात आए ना तो ध्यान रखना, जेनेटिक मटेरियल मतलब या तो DNA या
आरएनए, या तो डीएनए या आरएनए। पर इससे पहले हम 12th में पढ़ेंगे कि पहले माना जाता था प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, लेकिन आज हम क्या मानते हैं, जेनेटिक मटेरियल मतलब या तो आरएनए या डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए। तो हमें पता है कि प्रोटीन के साथ साथ वायरस में और क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल या तो वायरस में आरएनए होगा या डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब कोई भी वायरस ऐसा नहीं है कि उसमें आरएनए भी है और डीएनए भी है, या तो आरएनए होगा या डीएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों। आरएनए और डीएनए का देखो, आरएनए की फुल फॉर्म हमने क्या बोली, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एसिड, और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में और 12th में डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ कितना ध्यान रखो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में एक शुगर होती है, क्या होती है, एक शुगर। उस शुगर का नाम होता है राइबोज, शुगर का नाम होता है राइबोज, ठीक है। अब डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, तो डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। अब देखो, डी मतलब कम, डी मतलब कम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी ये जो राइबोज था इसी में हमने एक ऑक्सीजन कम कर दी, इसी में हमने एक ऑक्सीजन कम कर दी, तो बन गया डीऑक्सी राइबोज। क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज। तो आरएनए और डीएनए में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि आरएनए में शुगर कौन सी है, राइबोज, और डीएनए में शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज। इसलिए इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी शुगर जो है उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, या हम कहें इसकी शुगर में एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसकी शुगर में एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। जो सेकंड कार्बन होता है ना, सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, पूरा है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। अभी बस ध्यान रखना, आरएनए में शुगर कौन सी, राइबोज, डीएनए में शुगर कौन सी, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम। अब देखो, क्या वायरस में आरएनए और डीएनए एक साथ दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब देखो, एक वायरस जो होता है ना, वायरस होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। हम बात कर रहे हैं वायरस की, किसकी बात कर रहे हैं, वायरस। वायरस का जो ज्यादातर पार्ट है वो किससे बना है, प्रोटीन से। किससे बना है, प्रोटीन से। लेकिन साथ में इसमें जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए। देखो, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पीछे क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। पीछे क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस है उसमें प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी है। दिस न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो वायरस के स्ट्रक्चर में प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है, इसीलिए हम बोलते हैं वायरस का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और इसमें प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। अब मान लो हमारी बॉडी में वायरस चला गया, हमारी बॉडी में वायरस चला गया तो हमें होगा इन्फेक्शन, हमें होगा इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन हमें होता है बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो जो इसका या आरएनए या डीएनए है वो हमारी बॉडी में कॉज करता है इन्फेक्शन। वैसे इसकी बॉडी बनी हुई है आरएनए की भी, सॉरी प्रोटीन की भी और न्यूक्लिक एसिड की भी, इसीलिए हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। पर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन्फेक्शियस। मतलब ये आरएनए या डीएनए इसके कैसे हैं, इन्फेक्शियस, ठीक है। अब देखो मैम, वैसे न्यूक्लियोप्रोटीन होता कौन सा है? अरे जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं, अच्छा न्यूक्लिक एसिड जैसे राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट बोलते हैं हम। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है पूछ रहे हो, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए,
ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। नाम ही क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पूरा टॉपिक है, 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, उससे पहले बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। जो तुम्हारे सीनियर्स है ना, उनको पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था, तो इसीलिए उनको सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, बट तुमने ये सिर्फ फुल फॉर्म सुनी होगी। पूरा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, तुम्हें शुगर का स्ट्रक्चर भी बनाना आएगा कि राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर और को क्या क्या प्रेजेंट है आरएनए और डीएनए में, पूरा स्ट्रक्चर तुम खुद ड्रॉ कर सकोगे, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में। ठीक है, अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आरएनए में शुगर कौन सी, राइबोस, डीएनए में शुगर कौन सी, डिऑक्सी। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम आरएनए डीएनए, इतना अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, अगर ये आरएनए और डीएनए हमारी बॉडी में चले गए, तो हमारी बॉडी के बाहर तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था, पर हमारी बॉडी में आके उसने हमारी मशीनरी ले ली। अब उसके डीएनए आरएनए की भी कॉपी बन जाएगी, और उसके डीएनए आरएनए की कॉपी बन गई, तो इसका जेनेटिक मटेरियल तो इन्फेक्शियस है, मतलब अब हमारी बॉडी में हो जाएगा, अब हमारी बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इन जनरल viruses that infect plants have single stranded RNA, very important line, कि वो वायरस जो प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनका आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। और वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने क्या देखा कि वायरस अगर किसी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। बट ये जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। अब ये वायरस गया मान लो प्लांट में, किसमें गया, प्लांट में। ऐसा वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके पास प्रेजेंट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऐसा मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। स्ट्रैंड का मतलब क्या है, ये है मान लो। ठीक है, अब ये जो एक कितने स्ट्रैंड दिख रहे हैं इसमें तुम्हें, कितने स्ट्रैंड दिख रहे हैं, 2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 2 स्ट्रैंड है तो बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, तो बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसी तरीके से डीएनए में भी एक स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और 2 है तो डबल स्ट्रैंडेड। पर डीएनए सिर्फ यहाँ पे देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए देखेंगे सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड। देखो, हमने क्या देखा कि अगर प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा वायरस, तो उस वायरस के पास जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, जो आरएनए होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर वायरस कॉज कर रहा है इन्फेक्शन इन एनिमल्स, तो इसके पास आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। या तो आरएनए होगा या डीएनए, तो पक्का होगा डबल स्ट्रैंडेड, बट आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो तो होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ का क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड क्या था। तो प्लांट में अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो वायरस का डीएनए आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, और अगर एनिमल्स में है तो वायरस के पास या तो आरएनए होगा या डीएनए, तो पक्का होगा डबल स्ट्रैंडेड। पर आरएनए है तो वो या तो होगा या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। अब देखिए, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। अब बहुत जनता को लगता है बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, पर बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस। और बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कराता है। जैसे अभी तक हमने देखा, कुछ वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे थे, कुछ वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे थे, कुछ वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उन वायरसेस को हमने एक नाम दिया, और नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो आज के बाद अगर तुमने कभी भी बोला कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, तो फिर तुम्हारी आदत है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज को हम बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, यानी वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अब इनके पास यूजुअली होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनके पास क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा यूजुअली। तो 3 कैटेगरी हमने देखी कि वायरस जो है या तो इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट को, या इन्फेक्ट कर सकता है एनिमल को, या इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को।
वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनका नाम क्या दिया हमने? बैक्टीरियोफेज। और उनमें होगा जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को तो उसमें होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसमें या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा पक्का डबल स्ट्रैंडेड, बट आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब देखो the protein called capsid made of small subunits called capsomeres protect the nucleic acids। अब वायरस का स्ट्रक्चर पता है क्या कैसा होता है कि वायरस में बाहर होगा एक कोट, बाहर क्या है? एक कोट। ये कोट बना हुआ है प्रोटीन का। ये कोट किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। और इस कोट के अंदर रखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल। कोट के अंदर रखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा है ये कोट। इस कोट का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना। एंड जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए और डीएनए। अब ये कोट बना है प्रोटीन का। कोट किसका बना है? प्रोटीन का। और इस कोट का हमने एक नाम दे दिया कैप्सिड। कोट का नाम हमने दे दिया कैप्सिड। ये कैप का एक स्ट्रक्चर है ना, तो कोट का नाम दे दिया कैप्सिड। और ये कैप्सिड ना ऐसे छोटे-छोटे पार्ट्स से बना हुआ है। जैसे दीवार है ईंटों से बनी हुई है ना, इसी तरीके से कैप्सिड भी छोटे-छोटे पार्ट्स से बना हुआ है। और हर एक छोटे पार्ट का नाम है कैप्सोमियर। हर एक छोटे पार्ट का नाम है कैप्सोमियर। ठीक है, और इस कैप्सिड का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो कैप्सोमियर है आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ये जो कैप्सोमियर्स देखे ना हमने, ये कैप्सोमियर्स या तो हेलिकल फॉर्म में मिलेंगे या मिलेंगे पॉलीहेड्रल फॉर्म में। ठीक है, या तो हेलिकल फॉर्म में मिलेंगे या पॉलीहेड्रल फॉर्म में मिलेंगे। पॉलीहेड्रल मतलब अलग-अलग शेप हो सकती है, जैसे हेक्सागन, पेंटागन, इस टाइप से। ठीक है, तो या तो पॉलीहेड्रल शेप होगी या होगी हेलिकल, या होगी हेलिकल शेप। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग है ना, हेलिक्स होता है जैसा तुम्हारी नोटबुक में नहीं होता स्प्रिंग डला होता है उस टाइप में। अब देखो वायरस कॉजेस, अब ये ना सारे पॉजिटिव एजेंट है, पूरा पढ़ा के फिर लिखाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ क्या ध्यान रखो कि वायरस बहुत सारी बीमारियां करा सकता है, जैसे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये सारी बीमारियां करा सकते हैं, पर हमें देखना है मम्प्स किसकी वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से, वायरस का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एड्स जो है ह्यूमंस के अंदर इज आल्सो कॉल्ड बाय अ वायरस। ह्यूमंस में जो एड्स है वो भी कौन कराता है? एक वायरस कराता है, और वायरस का नाम है एचआईवी। वायरस का नाम क्या है? एचआईवी। लिखिए ये भी। इन प्लांट्स द सिम्पटम्स कैन बी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि प्लांट्स के अंदर अगर किसी वायरस ने इन्फेक्शन किया तो प्लांट में क्या क्या दिखेगा? जैसे जब भी हम बीमार होते हैं तो जनरली बुखार होता है, सर दर्द होता है, यही सिम्पटम है ना। तो अगर प्लांट में वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया तो क्या क्या सिम्पटम होंगे? पहला मोजाइक फॉर्मेशन, मतलब अलग-अलग पैटर्न बन जाएंगे, धब्बे से बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सिम्पटम क्या है? मोजाइक फॉर्मेशन। दूसरा प्लांट की लीफ रोल हो जाएगी, प्लांट की लीफ रोल हो जाएगी। फर्स्ट सिम्पटम तो क्या था? मोजाइक फॉर्मेशन। दूसरा सिम्पटम लीफ रोलिंग, दूसरा है लीफ रोलिंग, या लीफ हो जाएगी कर्ल, या हो जाएगी कर्ल, या तो लीफ रोल हो जाएगी या कर्ल हो जाएगी। ठीक है, या लीफ के अंदर हो जाएगी येलो, लीफ के अंदर हो जाएगी येलो, पीली पड़ जाती है पत्तियां, या उसमें हो जाते वेन क्लियर, या क्या हो जाएगा? वेन क्लियर। पत्ता देखा है सबने? ये लीफ है। अब लीफ के अंदर जो तुम ये देखते हो ना, ये क्या है? वेन्स। ये क्या है? वेन्स। इनका काम क्या है वेन्स का? कि लीफ के पास जो कुछ भी है उसको पूरी लीफ में पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर ये वेन्स अगर क्लियर हो जाएंगी, अगर ये वेन्स यहाँ पे बचेंगी नहीं तो लीफ हो जाएगी डेड, लीफ हो जाएगी डेड। तो जब भी वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है तो क्या हो सकता है? लीफ के अंदर वेन क्लियर, ठीक है, वेन क्लियर, तो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम अब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लीफ रोलिंग था, लीफ कर्लिंग था, या लीफ की येलोइंग थी, या हो जाएगा वेन क्लियरिंग। प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा, मतलब प्लांट छोटा रह जाएगा। ठीक है, और उसकी ग्रोथ होगी स्टंटेड, मतलब पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी कम रह जाएगी ग्रोथ, वो होती है स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स? पहला दूसरा लीफ रोलिंग, तीसरा लीफ कर्लिंग, फोर्थ लीफ की येलो, फिफ्थ था वेन क्लियरिंग, सिक्स्थ था ड्वार्फिंग, और सेवेंथ है स्टंटेड ग्रोथ। सेवेंथ है स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, अपना ये जैसे मान लो तुमने साथ के साथ दे दी,
क्या करेगा, क्वेश्चन देगा कि वायरस के क्या क्या सिम्टम है इन्फेक्शन के, और साथ के साथ दे देगा और नीचे पूछेगा बताओ इनमें से कितने सिम्टम सही हैं। ऑप्शन में होगा 2, 5, 7, 6, तो कितने सिम्टम दिए एनसीईआरटी ने? 7। कितने सिम्टम है? 7। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने क्या देखा कि वायरस के पास प्रोटीन तो है ही, पर प्रोटीन के साथ साथ वायरस के पास और क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। ये या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि इसी वायरस में आरएनए भी है और इसी में आरएनए और डीएनए दोनों है, ऐसा नहीं हो सकता। अब वायरस के पास प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है, इसीलिए हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। और वायरस किसी के भी अंदर इंफेक्शन जो कॉज करता है वो करता है बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। कैसा है? इन्फेक्शियस है। अब ये जो इन्फेक्शन वायरस कॉज करता है ये कॉज कर सकता है इन बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन वायरस का नाम हमने दिया बैक्टीरियोफेज। क्या नाम दिया? बैक्टीरियोफेज। और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर वायरस इन्फेक्शन कॉज कर रहा है इन प्लांट्स तो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है एनिमल्स तो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होगा और डीएनए भी हो सकता या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। आरएनए में शुगर कौन सा? राइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में एक ऑक्सीजन शुगर में कम, डीऑक्सी मतलब कम, डीऑक्सी मतलब कम, एक ऑक्सीजन कम हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वायरस जो है, वायरस में ये मान लो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए या डीएनए, ठीक है। ये तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए। इसके बाहर प्रेजेंट है प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। एक कोट प्रेजेंट है और वो कोट बना हुआ है प्रोटीन से। वो कोट बना हुआ है प्रोटीन से और इस कोट का नाम हमने दिया कैप्सिड। इसका नाम हमने दिया कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड है ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, सब यूनिट से। हर एक सब यूनिट का नाम है कैप्सोमियर। हर एक सब यूनिट का नाम है कैप्सोमियर। अब ये कैप्सोमियर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये अपने आप को अरेंज करके या तो बनाएंगे हेलिकल स्ट्रक्चर या बनाएंगे पॉलीहेड्रल, या तो बनाएंगे हेलिकल स्ट्रक्चर या बनाएंगे पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट बात हमने देखी कि जो वायरसेस हैं, वायरसेस अगर प्लांट्स में इंफेक्शन कॉज करें तो पहला सिम्टम बताओ? मोजाइक फॉर्मेशन। पहला है मोजाइक फॉर्मेशन। दूसरा बताओ? लीफ रोलिंग। थर्ड बताओ? लीफ कर्लिंग। फोर्थ था येलोइंग ऑफ लीव्स येलो पड़ जाएंगे। फिफ्थ था वेन क्लियरिंग। सिक्स्थ था ड्वार्फिंग। सिक्स्थ था ड्वार्फिंग। और सेवेंथ स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है। ये थे सिम्पटम्स। टाइम बताना। 121 बंद कर दिया। एनसीईआरटी ने ना कुछ बीमारियां दी हैं तो उसका हमें देखना है ये बीमारी कौन से वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिजीज है वो है मम्प्स। पहली डिजीज क्या है? मम्प्स। अब ये होती है बिकॉज ऑफ मम्प्स वायरस। दूसरी है इन्फ्लुएंजा बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इसका अलग अलग स्ट्रेन हो सकता है जैसे इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। तो ये तो इजी है। उसके बाद एक जो है हमारे पास वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी होता है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो मम्प्स बिकॉज ऑफ मम्प्स वायरस। देन इन्फ्लुएंजा बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस और हेपेटाइटिस बी बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। अब एड्स भी हम बहुत बार सुनते हैं यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है ना वो कोई बीमारी नहीं होती। इसमें क्या होगा कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, जो इंसान की इम्यूनिटी है
वो इतनी वीक हो जाती है कि और बीमारियां बहुत जल्दी अटैक करेंगी। जैसे हम हैं, अगर हमें एड्स नहीं है तो हमें वो बीमारी हो सकता है हमारे अंदर आए और हमें पता भी ना चले, पर जिसके अंदर एड्स है उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि हर छोटी से छोटी बीमारी उस पे अटैक कर देगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी किसने वीक कर दी? HIV ने, जो कि है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी इम्यून सिस्टम की अब उसमें डेफिशिएंसी हो गई। तो एड्स कोई अलग से बीमारी नहीं है, उस इंसान का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया कि अब उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। हर छोटी से छोटी बीमारी उसको अटैक कर सकती है, एक नॉर्मल जुकाम भी उसकी जान ले सकता है। ठीक है, तो एड्स किसकी वजह से होगा? HIV। दूसरा हम बात करेंगे हर्पिस की। हर्पिस का भी आसान है, सिंपल सा है बेचारा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस किसकी वजह से होगा? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है, ऐसे याद रखो, स्मॉल पॉक्स जो है ना बड़ी वैरायटी का है। तो स्मॉल पॉक्स होता है बिकॉज ऑफ वेरियोला। किसकी वजह से होगा? वेरियोला की वजह से। स्मॉल पॉक्स के साथ ही याद करो चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के साथ ही याद करो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है बिकॉज ऑफ वेरिसेला जोस्टर। किसकी वजह से होता है? वेरिसेला जोस्टर। कि ये ना बड़े मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर है, तो किसकी वजह से होगा? वेरिसेला जोस्टर की वजह से। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से? वेरियोला की वजह से। चिकन पॉक्स किसकी वजह से? वेरिसेला जोस्टर की वजह से। वेरिसेला जोस्टर की वजह से। लास्ट बचा है हमारे पास कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है बिकॉज ऑफ राइनो वायरस। किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से। तो हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट था मम्स, मम्स बिकॉज ऑफ मम्स वायरस। दूसरा बिकॉज ऑफ थर्ड क्या था? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। देन था हर्पिस बिकॉज ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। फिर था स्मॉल पॉक्स बिकॉज ऑफ वेरियोला। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, और कॉमन कोल्ड बिकॉज ऑफ राइनो वायरस। अगर किसी प्लांट में इंफेक्शन कराया है वायरस ने, तो उस प्लांट में सिम्टम्स क्या क्या होंगे? पहला मोज़ाइक फॉर्मेशन, दूसरा लीफ रोलिंग, थर्ड होगा लीफ कर्लिंग, फोर्थ होगा येलोइंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स के बाद वेल क्लियरिंग, इसके बाद था ड्वार्फिंग और लास्ट था स्टंटेड ग्रोथ। लास्ट था स्टंटेड ग्रोथ। अब इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक वायरॉइड और एक लाइकेन। ठीक है, ये कल करेंगे। ठीक है, कल तुम नोट्स में